राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने दोनों सुरक्षाकर्मी वापस लौटा दिए हैं। एक तरफ सरकार की इंटेलिजेंस ये कह रही थी कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है, तो दूसरी तरफ बेनीवाल ने अपने दो सुरक्षाकर्मी ही वापस लौटा दिए। ये नौबत क्यों आई, इसके पीछे की क्या वजह है, ये भी अपने आप में गहरी बात है। और ऊपर से बेनीवाल के जो आरोप हैं वो भी बहुत ही गंभीर है। हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि वर्ष 2024 में 26 जनवरी को अचानक ही हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर क्यूआरटी की टीमें वे कमांडो तैनात कर दिए थे। AK-47 से लैस पुलिस के कमांडो अचानक ही बेनीवाल को पिछले साल 26 जनवरी के आसपास मिले थे। मैंने ही वो रिपोर्ट आमजन के साथ साझा की थी कि बेनीवाल की जान को खतरा है और बेनीवाल को सुरक्षा मिली है। पिछले वर्ष 26 जनवरी 2024 को जो घटनाक्रम हुआ वो वाकई में गंभीर घटनाक्रम था। पिछली बार 25वें 26 जनवरी के दौरान ही इंटेलिजेंस को ऐसा इनपुट मिला कि हनुमान बेनीवाल गंभीर खतरे में है। उसके बाद आनन फानन में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाए क्यूआरटी की टीम हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर तैनात कर दी थी। उस समय यह चर्चा चली थी कि हनुमान बेनीवाल सहित राजस्थान के 2-3 नेताओं को टारगेट करने के लिए कुछ शूटर इस क्षेत्र में आए हुए हैं। इतनी बड़ी बात वो थी। तुरंत ही बाद मुकेश भाकर को भी सुरक्षा मिली थी। उस बात पर हम बाद में आएंगे। पहले इस पर चर्चा करते हैं कि जब इंटेलिजेंस पिछले 2-3 दिन से ये चर्चा चल रही कि बेनीवाल की जान को खतरा बता रही है, तो फिर सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई। सुरक्षा बढ़ाने की बजाय वही सुरक्षा रही और ऊपर से हनुमान बेनीवाल ने जो आरोप लगाए वो तो और भी गंभीर है। दरअसल बेनीवाल ने 2 सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटाने के साथ ही ये आरोप लगाया कि मुझे पिछले कई सालों से आधुनिक हथियारों से लैस 4 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाए थे और इस सरकार ने आते ही उन्हें हटाकर 2 कर दिया। विगत महीनों में उनसे भी आधुनिक हथियार वापस ले लिए और उन्हें पिस्तौल थमा दी। यानी पहले तो 4 सुरक्षाकर्मी थे जो शायद AK-47 जैसे आधुनिक हथियार के साथ थे। उसके बाद 4 की जगह 2 किए, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार रहे, सोफिस्टिकेटेड वेपन, जो कि कुछ ही मिनटों के भीतर सामने वाले का काम तमाम कर दे। लेकिन फिर उन हथियारों को भी उनसे वापस ले लिया और केवल 2 जवानों को पिस्तौल थमा दी। यानी एक तरफ AK-47 जैसा हथियार बेनीवाल की सुरक्षा में था, वो भी अब नहीं रहा। केवल 2 पुलिसकर्मी और दोनों के पास पिस्तौल। अब ये जो सारी स्थिति बेनीवाल ने क्लियर की है, ये स्थिति तो वाकई में गंभीर दर्शाती है। इधर हनुमान बेनीवाल ने अपने प्रेस बयान में कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या ये स्थिति क्यों बनी और मुझे जो 2 सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाए उन्हें भी मैं वापस लौटा रहा हूँ। आगे बेनीवाल ने कुछ पत्ते खोले जिसे लेकर चर्चाएं चल रही थी। इस बात की जरूर चर्चा चल रही थी कि इंटेलिजेंस का इनपुट क्या है, कब से खतरा है। तो खुद बेनीवाल ने इस स्थिति को साफ कर दिया और ये बताया कि 1 तारीख से लेकर 25 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक राजस्थान सरकार के कई अधिकारियों ने उन्हें फ़ोन करके ये जानकारी दी कि उनकी जान को खतरा है और एस्कॉर्ट और सुरक्षा उपलब्ध करवाने की बात कही। और मैं पिछले 3 दिनों से राजस्थान की राजधानी जयपुर में हूँ, जहाँ सार्वजनिक रूप से मैंने प्रेस वार्ताएं की, धरने में भी शामिल हूँ। आपकी सरकार के इंटेलिजेंस को केंद्र की एजेंसियों से मेरी सुरक्षा को लेकर इनपुट होने के बावजूद इंटेलिजेंस द्वारा आदेशित श्रेणी की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, ये बेनीवाल ने सवाल पूछा है। अब इसे एक बात बड़ी स्पष्ट हुई है कि जो इनपुट है वो केंद्र की एजेंसी से है, यानी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहाँ से अगर इनपुट है और वो इनपुट राजस्थान सरकार के सुरक्षा महकमे तक पहुँचा है, तो फिर इंटेलिजेंस ने जो
खतरा बताया, उस श्रेणी की सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? ये बेनीवाल ने सवाल पूछा है। और इसके बाद ये भी कहा है कि ये जानकारी सार्वजनिक कब करोगे कि हनुमान बेनीवाल को क्या खतरा है, किन लोगों से खतरा है, कौन लोग बेनीवाल के पीछे पड़े? ये सवाल हनुमान बेनीवाल ने दागे हैं। आगे बेनीवाल ने एक और तीखा सवाल किया है कि क्या आपके नागौर एसपी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस के उच्च अधिकारियों से भी बड़े हो गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि केवल नागौर जिले में ही एस्कॉर्ट व सुरक्षा दी जाएगी? क्या हनुमान बेनीवाल को केवल नागौर में ही खतरा है, या नागौर के बाहर अगर बेनीवाल को कोई खतरा है तब हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा कैसे होगी? ये कई तरह के सवाल इस वक्त दौड़ रहे हैं। खुद हनुमान बेनीवाल ने भी ये सवाल दागे हैं। केंद्र सरकार की अगर इंटेलिजेंस एजेंसी और राजस्थान सरकार के बड़े अधिकारी पिछले 25 दिनों से हनुमान बेनीवाल को फोन करके ये कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, आपकी जान को खतरा है, हम आपको सुरक्षा और एस्कॉर्ट दिलवा रहे हैं। इसके बावजूद अगर एस्कॉर्ट नहीं मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि केवल नागौर जिले में मिलेगी, तो हनुमान बेनीवाल अगर जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, तो वहां फिर सुरक्षा का क्या रहेगा? ये सवाल बेनीवाल ने पूछा है। बेनीवाल ने कहा कि वो पूरे राजस्थान और देश के कई राज्यों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं, अगर वहां कुछ हो गया तो फिर मेरी सुरक्षा किसके भरोसे? आगे हनुमान बेनीवाल ने बहुत ही स्पष्टता के साथ तीखे शब्दों में कहा कि मेरी सुरक्षा आपके भरोसे नहीं है, राजस्थान के जवान और किसान मेरी सुरक्षा करेंगे, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। ये दावा बेनीवाल ने किया और कहा कि मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, मेरी सुरक्षा में जो 2 सुरक्षाकर्मी तैनात है इन्हें भी आप वापस ले लीजिए। ये बात बेनीवाल ने कही है और मैं इनको लौटा रहा हूँ, और लौटा भी दिए। इधर बेनीवाल ने मौका मिलने के बाद हनुमान बेनीवाल जैसे नेता कहाँ चूकते हैं। बेनीवाल ने कहा कि मेरे जोश और जुनून के पीछे राजस्थान की आम जनता, गरीब और किसान का आशीर्वाद है, और ये आपकी सुरक्षा से कई गुना बड़ा है। ये बात प्रेस बयान के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कही है। दरअसल हनुमान बेनीवाल को खतरा कोई नई बात नहीं है। मैंने जैसा कि पहले शुरुआत में कहा कि पिछले साल 25 व 26 जनवरी के आसपास ऐसा एपिसोड हुआ था जिसके बाद बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ाई थी। अब उस बात पर वापस आते हैं। पिछले वर्ष 26 जनवरी 2024 को जब हनुमान बेनीवाल को खतरे के संकेत मिले, तब प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से इस मामले को लिया था। हनुमान बेनीवाल के घर के बाहर एक QRT की टीम तैनात कर दी। इतना ही नहीं, बेनीवाल जहां भी जाते उनको पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, चाहे जयपुर का घर हो या नागौर को घर हो, दोनों जगह बेनीवाल को सुरक्षा मिली थी। इतना ही नहीं, जब इंटेलिजेंस को ये पता चला कि केवल हनुमान बेनीवाल ही नहीं, कुछ और भी लोग हैं जिन्हें भी खतरा है, तो उसके बाद मुकेश भाकर को भी सुरक्षा मिली थी। आप वो समय याद करिए, वर्ष 2024 जनवरी, तब हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा मिलने के कुछ ही समय बाद मुकेश भाकर के घर और जयपुर के आवास पर भी QRT के कमांडो तैनात कर दिए थे। मुकेश भाकर को भी अचानक ही सुरक्षा दे दी गई थी। एक ही झटके में भाकर के चारों तरफ AK-47 लिए QRT के कमांडो तैनात कर दिए थे। वाकई में तब खतरा था, इसमें कोई दो राय नहीं। तब की इंटेलिजेंस ने इस बात को गंभीरता से लिया। तब ये हवा में चर्चा चली, आधिकारिक रूप से तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये चर्चा चली कि 3 या 4 शूटर इस क्षेत्र में आए हुए हैं जो किसी बड़े नेता को टारगेट कर सकते हैं। ऐसी मंशा उनकी हो सकती है। इसी संभावित खतरे को देखते हुए पिछले साल 26 जनवरी या 25 जनवरी को हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा दे दी थी। जिस दिन सुरक्षा नागौर के घर पर 26 जनवरी 2024 को दी गई, उससे ठीक पहले दिन 25 जनवरी को खुद हनुमान बेनीवाल जयपुर स्थित अपने आवास पर थे, और वहाँ एक कार्यक्रम था अपने घर पर जयपुर के, और उस कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने बेनीवाल से मुलाकात की थी। इसी दौरान वहाँ पर इनपुट गया और उसके बाद बेनीवाल को तुरंत ही सुरक्षा जयपुर में और नागौर दोनों जगह दे दी गई। जबकि बेनीवाल तब तक नागौर भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन घर पर पुलिस भेज दी गई, पुलिस तैनात कर दी गई। जबकि ठीक वैसी ही बात इस बार निकली है। केंद्र की इंटेलिजेंस एजेंसियां बेनीवाल को खतरा बता रही है। बड़ी हैरानी की बात है कि जहां पिछले राज में हनुमान बेनीवाल को 4 सुरक्षाकर्मी
विद सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी AK-47 जैसा हथियार देकर तैनात किए, जो कुछ ही सेकंड में दुश्मनों का काम तमाम कर देता है। ऐसा हथियार देकर पुलिस जवानों को तैनात किया, वो भी QRT के जवान। तो नई सरकार आने के बाद सुरक्षा में कटौती की गई, लेकिन हथियार वही रहे, वही AK-47 जैसा हथियार हनुमान बेनीवाल के सुरक्षा कर्मियों के पास रहा। लेकिन बेनीवाल ने खुद आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले उन 2 सुरक्षाकर्मी जो बचे हुए थे उनसे वो सोफिस्टिकेटेड वेपन यानी जो काम करने वाला हथियार है, जो आज के युग में सुरक्षा के लिए जहां खतरा हो वहां जरूरी है, वो हथियार भी उन पुलिसकर्मियों के पास नहीं रहा, बस उन्हें पिस्तौल दे दी गई। अब पुलिस के पास किस तरीके की पिस्तौल रहती है, अब इसका ठीक ठीक जवाब दे पाना अभी बड़ा मुश्किल है। शायद ग्लोक पिस्तौल उन जवानों के पास रही होगी। अब जब इतना खतरा हो, ये स्थिति हो, तो फिर हथियारों की कटौती, सुरक्षा कर्मियों की कटौती और इधर राजनीति, ये सारी चीज़ें किधर जा रही है, इसे अभी आसानी से समझा नहीं जा सकता। खुद बेनीवाल खतरे की बात कर रहे हैं और इंटेलिजेंस की एजेंसियां खतरे की बात कर रही है। खुद बेनीवाल धरने पर भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा तो राजस्थान का जवान किसान करेगा। और खतरे की बात भी तभी आई जब बेनीवाल ने ये ऐलान किया कि SI भर्ती को लेकर वो अनिश्चितकालीन धरना जयपुर में दे रहे हैं शहीद स्मारक पर। तो अब देखने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने जो कदम उठाया है, दोनों पुलिसकर्मियों को लौटा दिया, तो उसके बाद सरकार क्या कदम उठाती है, क्या कोई सुरक्षा बेनीवाल को मिलती है या नहीं मिलती। और एक और पॉइंट इस पूरे मामले में है, पॉइंट नंबर 2 जो प्रेस नोट का है हनुमान बेनीवाल का, उसमें बेनीवाल ने नागौर SP को टारगेट किया है। तो इसका मतलब यह है कि नागौर के स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसा है, या अधिकारियों व नेताओं के बीच सियासी टसल, जो कि नई बात नहीं है, वो इतनी भारी टसल है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट पर भी वो टसल भारी पड़ रही है। वो टसल बड़ी है या इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनपुट, ये तो सरकार के बड़े अधिकारी या सरकार के बड़े प्रतिनिधि ही तय करेंगे। अब देखना यह है कि जो सुरक्षा वापस बेनीवाल ने भेज दी है, क्या वो सुरक्षा वापस हो पाएगी। वो पुलिसकर्मी पुलिस लाइन में जाकर आमद करवाएंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारी के सामने पेश होंगे तो क्या कहेंगे, उनके सामने भी एक बड़ा संकट है। वो हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में तैनात, उनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई, अब उन्हें बेनीवाल ने लौटा दिया, तो वो जहाँ जाकर पुलिस लाइन में आमद करवाएंगे तो वहाँ उन्हें भी 4 बातें हो सकता है कि सुननी पड़े। ये बहुत सारे पहलू है जिन्हें आमजन आसानी से नहीं समझ सकता, लेकिन जो पुलिस की नौकरी करते हैं, जो टेक्निकली बातों को जानते हैं, उन्हें पता है कि उन दोनों पुलिसकर्मियों के लिए भी परेशानी वाली ये बात है, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा में थे। अगर वो घर से निकलेंगे या उन्हें लौटा दिया जाएगा मौखिकली, तो फिर उन्हें आगे जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस बीच ये सियासत भी है। अब देखना ये है कि इसका नतीजा आगे क्या निकलता है, क्या राजनीति सरगर्मियां रहती है। नमस्कार।